डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की। आजकल की जो इंडस्ट्री है उसको इंडस्ट्री 4.0 की तरफ लेके जाया जा रहा है, विच मीन्स बहुत सारा डिजिटाइजेशन हो रहा है फैक्ट्रीज में, ऑटोमेशन के अंदर। तो ये वाली जो स्कीम है ये इन सब फॉरवर्ड लुकिंग टेक्नोलॉजीज़ को, फॉरवर्ड लुकिंग इंडस्ट्री नीड्स को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम में लाई गई है कि इसमें जो स्किल डेवलपमेंट होगा वो इन एरियाज़ पे काफ़ी फोकस्ड होगा। जानकारी से कामयाबी तक प्रोग्राम मुलाहिजा फरमाइए बरोज इतवार शाम 7:30 बजे और बरोज पीर दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। तुम गोविंद लो, ले लो गोपाल लो, तुम माधव लो, ले लो मुकुंद लो, तुकाराम। अरे मेरा अच्छा खासा बेटा साधुओं के चक्कर में घर से खाली पेट ही चला गया और मैं बैठकर टुकड़े तोड़ता रहूं। पहले रची पंढरी फिर वैकुंठ नगरी, पहले रची पंढरी फिर वैकुंठ नगरी। देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं, सोनिया सिंह। इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे इंटरिम बजट 2024-25 का बाजार पर क्या होने वाला है असर। हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपना छठा बजट पेश कर दिया है। हालांकि ये बजट बाजार के मुताबिक माना जा रहा है। आइडियली देखा जाए तो कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। फिस्कल कंसोलिडेशन और केपेक्स के हवाले से जो ऐलान हुए हैं उन्हें काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। लेकिन आप सबके मन में ज़रूर ये सवाल उठ रहा होगा कि बजट 2024 का ओवरऑल बाजार पर कैसा असर पड़ने वाला है। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने इनवाइट किया है 2 खास मेहमानों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इकोनॉमी के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली और साथ ही शेयर बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह को। आप दोनों का प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे शरद जी से। शरद जी, जो अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े पेश किए गए उनसे आपको क्या लग रहा है, कैसी तस्वीर उभर कर आ रही है इकोनॉमी की? मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था जिस पोजीशन में आज है एक ऐसी स्टेज पर है जहां से हम जिस विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है 2047 पे अमृत काल का, तो अगर हम उसको पूरी की पूरी फ्लाइट की दिशा लें तो हम अब बिल्कुल टेक ऑफ पॉइंट पे हैं। और सभी जो पैमाने होते हैं अर्थव्यवस्था के, वो सभी पैमाने इस समय बहुत अच्छे हैं। आप कुछ भी उठाइए, आप PMI उठाइए, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उठाइए, एक्सपोर्ट्स उठाइए, GDP की तो हम बात करते ही रहते हैं। इनफैक्ट GDP को इस बार एक नया नाम दिया गया, ग्रोथ डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, एक नया नॉमेनक्लेचर उसको दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है और ऐसे माहौल में मजबूत है जबकि बाकी की दुनिया की जो हालत है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि बड़ा आसान एक पैमाना इसको नापने का है कि बाकी की दुनिया 3% के आसपास पे ग्रो कर रही है। कोई 2.5 बोलता है, कोई 3.25 बोलता है, मैं 3 मान लेता हूँ। और हमारा जो मुल्क है वो इस समय 7 से ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब बाकी की दुनिया से हम दुगने से ज़्यादा बेहतर तरीके से चल रहे हैं। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है, और भारत की कोई, आप देखिए होता क्या है कि छोटे मोटे देश होते हैं वो 12-13% GDP पे ग्रो करते रहते हैं, पर उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं, उसमें इंडिया को अब गिना जाता है। 5वीं सबसे बड़ी है, तीसरी बनने की तरफ है। तो जो इकोनॉमी अगले 2 से 3 साल में तीसरी होने वाली है और अभी जो प्रोजेक्शंस है उसके हिसाब से हम $7 ट्रिलियन 2030 तक पहुंचने लगे हैं। तो मुझे लगता है ऐसी इकोनॉमी जो इस रफ्तार से बढ़ रही है उसको लेके बाजार भी, इन्वेस्टर्स भी और वहाँ का आम लोग, आवाम भी
मुझे लग रहा है सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहना चाहिए, सबको खुश रहना चाहिए कि आपको ऐसी एक जगह मिली है रहने के लिए, काम करने के लिए, जो कि तेज़ी से जिसकी प्रोग्रेस हो रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इस समय आर्थिक एक माहौल है, और ये माहौल आर्थिक अच्छा और भी हो जाता है सोनिया, इसलिए क्योंकि जब हम बाकी की, जैसा मैंने कहा, जब हम बाकी की दुनिया को देखते हैं, और ख़ासकर उस दुनिया को जिसको डेवलप्ड कहा जाता था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हालांकि कागज़ों पे आज भी वो डेवलप्ड है, हम अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, मैं कोई उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पर अगर हम उनको देखें तो उनके मुकाबले में हमारी जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है, और बहुत खुश होने की बात है, मैं समझता हूँ आवाम को, जो इंडिया में लोग रहते हैं उनके लिए। जी, तो रवि, अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं कि बाकी देशों के मुकाबले जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और जो भारत के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए इकोनॉमिकली ये कितना बेहतर होगा, अगर हम उसको डिस्कस करें। शेयर बाज़ार की अगर हम बात करें, हालांकि इंटरिम बजट वाले दिन तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगले जो बजट आएगा, जो कि फुल बजट होगा, उसकी कुछ रूपरेखा तय की है इस बजट ने? देखिए, पूरी की पूरी रूपरेखा जो है वो पहले 2014 में पड़ी थी, और उस रूपरेखा को अब संवारा और बनाया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए इस समय अब स्टॉक मार्केट का कंपैरिजन करें उससे पहले एक बार को जो बजट अभी अनाउंसमेंट हुआ उसमें 4 चीज़ें यहाँ पर फोकस की गई हैं। पहला, महिलाओं को फोकस किया गया है, अन्नदाता को फोकस किया गया है, युवाओं को फोकस किया गया है, और गरीबों को फोकस किया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने आफ्टर बजट एक बहुत बड़ी बात कही, इनफैक्ट बजट में भी निर्मला सीतारमण जी ने भी बात कही कि अब लोगों की इनकम 50% इंक्रीज़ हुई है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्रिटिसिज्म, लोग कहते हैं कि 50% क्या इंक्रीज़ हुआ है। आप देखिए, आप गाँवों के आप इस समय हालात देखिए, शहरों के हालात देखिए। 50% इंक्रीज़ का मतलब है कि आपकी जो खर्च करने की कैपेसिटी थी वो कहीं ना कहीं से बढ़ी है, और सरकार का जो फोकस रहा है कि लोगों की इनकम बढ़ा सकें। आप ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी रेखा में चेंज हुए, लेकिन अगर आप 100 रुपये कमाते थे तो आज आप 200 रुपये कमा रहे हैं एक एवरेज फैमिली पे, ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अब इसी का रिफ्लेक्शन होता है स्टॉक मार्केट कि भाई क्या वो सच्चाई है या नहीं है। आप अचीवमेंट अब स्टॉक मार्केट का सिंपल देखिए। पहला अचीवमेंट कि हम अब एक्सचेंज जो नंबर्स हैं उनमें हम अब चौथे नंबर पर आ गए। पहले नंबर पर यूएस है, जिसकी जो मार्केट कैप है वो $45 बिलियन के पास है। दूसरे पे आता है चाइना, तीसरे पे आता है जापान, चौथे पे पहले आता था हैंग सेंग, और अब हम हैंग सेंग को पीछे करके भारत वहाँ पर अपनी दावेदारी उन्होंने ठोक दी है कि अब हम इस एक्सचेंज के मार्केट में। एक्सचेंज क्यों बढ़ता है? एक्सचेंज चौथे नंबर पे एक्सचेंज बढ़ने का फ़ायदा ये है कि विदेशी निवेशकों का, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया और कोहली जी ने बड़ी क्लियर बात करी बड़ी सिंपल वे में कि हाँ, स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी बन रही है, जो क्यों बन रही है उसका पीछे का है कि भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, भारत के स्टॉक मार्केट उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। आज किसी को पैसा लगाना है तो वो यूएस को थोड़ा अवॉइड करेगा, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड में जो मिलता है, बाकी बैंक में रखने पे कुछ नहीं मिलता, लोगों को ये पता है। यूरोप में भी सेम ऐसे ही हालात हैं, चाइना की हालत हमने देख ली है। भारत बहुत अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है, और भारत ने 2 चीज़ों पर अपने बजट का 25% हिस्सा बढ़ाया है, ये आपको पता होगा, और पिछले ये 4 सालों से दिख रहा है। रिसेंट अभी संसद पे आपने कुछ 6 महीने पहले मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि कुछ भी कोई भी कहे स्टॉक मार्केट में आप PSUs पे आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखो, और मैं उनका बहुत बड़ा मुरीद फ़ैन हो गया, क्योंकि आज के दिन सिर्फ मैं अगर कंपैरिजन करूँ, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, सिर्फ PSUs को देखिए तो PSUs ने 5 साल में 800% और 1 साल में 70% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। आगे हम चर्चा करेंगे कि किन सेक्टर ने दिया है, लेकिन आप दावेदारी यहाँ पर देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बजट है, मार्केट में देखिए गिरावट भी आएगी, थोड़ा बहुत उतार और चढ़ाव भी आएगा, पैसा आता है निकलता है, लेकिन अगर गिरेगा नहीं तो नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। और एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस, आज अभी भारत के स्टॉक मार्केट पे सिर्फ पार्टिसिपेशन अगर 100 करोड़ की पॉपुलेशन का अगर हम मान के चलें तो सिर्फ 12% है। जब 12% ये कर सकता है, तो अगर 12 का 24 हो गया तो विश्व में कहीं भी कोई बचने वाला नहीं है, भारत ही भारत लहराएगा। जी, अब आपने इतनी सारी बातें की तो उनमें से कुछ पॉइंट्स जो मुझे याद रहे वो ये कि मोदी जी ने जो बोला, शरद जी, जैसे मोदी जी जो बात बोलते हैं उसके बाद उसका काफ़ी असर लंबे समय तक छूट जाता है लोगों पर जो सुन रहे हैं। जैसे उन्होंने राम मंदिर के समय भी ये बात बोली कि कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में,
आप लोग डरते हैं अगर काम करने से, तो कॉन्फिडेंस लाइए। वही कि मतलब रेफरी नहीं बनना है कि गलतियां निकालनी है, आपको गोल दागना है। और इसी के चलते स्टार्टअप्स को अगर हम देखें तो वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब युवाओं के पास कोई सवाल नहीं रह जाएगा कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी सर्जन के और बहुत सारे उपाय एक तरह से दिखा दिए हैं मोदी जी ने। जी हाँ, बिल्कुल। जिन 4 सेक्टर्स का अभी रवि ने बात करी, उनको हम ज्ञान नाम से जानते हैं। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। मैंने उसमें इनफैक्ट एक 5th डायमेंशन भी ऐड किया है बजट को देखते हुए। हालांकि वो प्रधानमंत्री जी ने जो 4 जातियां बताई कि मेरे लिए ये 4 जातियां हैं, ये जाति उसमें नहीं बताई गई है, पर बजट को देख के मुझे लगा कि, और ये लोगों की शिकायत भी दूर करता है, मैंने उसको ज्ञानम कर दिया। अब ज्ञानम क्या है? GYAN, और उसमें मैंने M लगा दिया। M कौन लगाया है? जो बहुत बड़ी भारत की मिडिल क्लास है। करीब 45 से 50 करोड़ लोग यहाँ मिडिल क्लास में हैं, और इनकी हर वक्त शिकायत रहती थी कि भाई टैक्स की अमेंडमेंट्स आती हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, हमारे लिए तो कुछ नहीं, या तो बहुत अमीर कुछ ले जाते हैं, या गरीब जो हैं किसान अपना धर्रा वरना करके कुछ ले जाते हैं। तो इनकी शिकायत रहती थी, हम खाली ड्राइंग रूम में बैठ के 2-4 बातें कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को तसल्ली दे देते हैं। तो मुझे लग रहा है मिडिल क्लास हाउसिंग पे जो इस समय इस बार फोकस किया गया है। और इनकम टैक्स में बजट की हम बात करें, मैं आ रहा हूँ नौकरी वाले पे, कि बजट में ये जो पिछले सालों की डिमांड्स थी इतनी 25,000 की 2009-10 से पहले की, उसके बाद की 10,000 की, बहुत बड़ी सरदर्दी थी लोगों के लिए, और 1 करोड़ टैक्स पेयर्स इससे प्रभावित थे। तो मुझे लग रहा है मिडिल क्लास, जिनको शिकायत रहती थी कि हमको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, हमारे ऊपर ध्यान उतना नहीं दिया जाता, मुझे लगता है कुछ हद तक वो दूर होगी। अब बात अगर नौकरियों की करें, देखिए नौकरी को सरकार का काम है, नौकरी देना तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 लाख नौकरी जो खाली थी, पर मुझे लग रहा है सरकार एक एम्प्लॉयर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं, पर वो लिमिटेड नंबर में, अगर हम 142 करोड़ की आबादी में अगर 10 लाख लोगों को नौकरी भी देनी है तो मैं उसको बहुत छोटा नंबर मानता हूँ। सरकार का काम है ऐसा माहौल बनाना जिससे लोगों को नौकरी मिले, ऐसी रिफॉर्म्स करना, ऐसी पॉलिसीज लागू करना जिससे लोगों को नौकरी मिले। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो नौकरी के लिए कदम सरकार ने उठाया, जो कि पिछले कई सालों से चल रहा है, और इस इंटरिम बजट में भी, इस वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट, इसमें भी सरकार ने बाकी चीज़ों को उन्होंने समराइज करके बताया। अगर हमें वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण जी की स्पीच याद है, तो पर इसको उन्होंने खास तवज्जो दिया कि 11,11,111 करोड़, ये जो सगन का लिफाफा देते हैं ना, किसी शादी ब्याह में आप जाते हैं तो 11,000, 21,000, 1100, 501, ये शगुन की तरह से उन्होंने रखा कि ये 11,11,111 करोड़ हम केपेक्स के लिए रखेंगे ही रखेंगे। ये जो केपेक्स है, मैं आज डीडी उर्दू के जो नियमित दर्शक हैं जो हमको देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 रुपया भी खर्च करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 1 रुपये खर्च किए हुए का 8 से 10 रुपये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अब कैसे होता है? अब मान लीजिए कहीं सड़क बन गई, हाईवे बन गया, और वहाँ कुछ नहीं था कुछ दिन पहले, तो अब हाईवे के आसपास क्या हुआ कि लोगों ने प्लॉट खरीदने शुरू कर दिए। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कोई डेवलपर साहब आ गए, उन्होंने अपार्टमेंट बनाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक मॉल खुल गया, मॉल में दुकानें आ गई, ट्रेडिंग शुरू हो गई, लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो गई। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है, सबसे ज़्यादा ये नौकरियों को पैदा करेगा। और नौकरियां, ये अब कोई कहे कि जी ये सीधा नौकरियों की बात नहीं कहेगी, तो जैसा मैंने कहा बजट को ये थोड़ा ना कहेगा इस बजट में ऐसा ऐलान किया जाता है कि 5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। ऐसा तो आज तक कहीं दुनिया में कहीं ना बजट आया और ना आएगा। पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती। तो मुझे स्टार्टअप्स की तो आपने बात करी कि हम नौकरी देने वाले भी बने, नौकरी करने वाले नहीं बने, पर जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, मुझे लग रहा है जो देश में इस समय प्रोग्रेस चल रही है, ग्रोथ चल रही है। और सोनिया, मेरे से किसी ने सवाल पूछा, एक पुरानी फिल्म आई थी, पुरानी फिल्म का गाना था, किसी ने मेरे से कहा, उसमें गाना था सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। अब ये गाना कहाँ फिट होता है? वो कहते हैं साहब अगर जीडीपी बढ़ती है तो बढ़ती रहे, इससे मेरी जेब पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मुझे इससे कुछ लाभ होने वाला है? तो साहब मैं बता दूं कि जीडीपी और कुछ नहीं है, आपकी और हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं उन सबको आप जोड़ दें तो जीडीपी बनती है। तो अगर जीडीपी 7% से बढ़ रही है, या हमारी 2014 में 1.9 ट्रिलियन जीडीपी थी, आज हम बढ़कर 3.25 ट्रिलियन हो गए,
तो ये जीडीपी हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों की तो बढ़ी है, पर साथ में हमारी ये हो सकता है किसी के ऊपर कम असर होता है, किसी के ऊपर ज़्यादा असर होता है, किसी को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, किसी को, पर कुछ ना कुछ फायदा हर किसी को होता है। जिस इनकम बढ़ने की अभी रवि बात कर रहे थे, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, किसी की इनकम, ये बात सच है। कुछ लोग कहते हैं, कटाक्ष में कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हुए कि साहब अमीर बहुत अमीर हो गया, गरीब बहुत, पर गरीब बहुत गरीब नहीं हुआ, अमीर अमीर जरूर हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि गरीब अब बिल्कुल सड़क पे आ गए। 80 करोड़ लोगों को तो अनाज मिल रहा है, खाने के तो पहले लोग बोलते थे खाने के लाले पड़ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि 81 करोड़ 30 लाख लोगों को 5 किलो अन्न मिल रहा है और मिलता रहेगा आगे। तो मुझे लगता है कि नौकरियों का जो लोग ये कहते हैं, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात है, उसके बाद मैं आप आगे बढ़िएगा, कि हमारे यहाँ नौकरियों को मापने का, जैसा अमेरिका में पैमाना, अमेरिका में आप लोग जानते होंगे, अमेरिका में हम रियल टाइम में कितनी नौकरियां चल रही हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, इसको हम रियल टाइम में नाप सकते हैं। हमारे देश में ये अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम नौकरियों को किस तरह, एक ईपीएफओ है वो बता देता है, या कोई सीएमआई जैसे छोटे मोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो आंकड़े दे देते हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते। तो मेरा अनुमान, हम लोग अर्थशास्त्र को बहुत नज़दीकी से स्टडी करते हैं, मेरे हिसाब से सोनिया इस समय स्किल्ड क्षेत्र में, मतलब जिन लोगों के पास कौशल है, स्किल है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है, बल्कि एक एक स्किल्ड आदमी के पास 2-2, 3-3 नौकरियों की ऑप्शन है। हाँ, जो स्किल्ड नहीं है वहां पर नौकरियों की थोड़ी समस्या है, पर अब नौकरी, मेरे हिसाब से बेरोजगारी की दर 3-4% से ज्यादा नहीं है। हालांकि कोई ये सवाल कर सकता है कि आपने कैसे नापा, हम 8% कहते, तो वो भी मानना पड़ेगा, पर आप अगर देश में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, उतनी ज़्यादा अब नौकरियों की समस्या मुझे नहीं नज़र आती है। और ये सरकार की नीतियों के वजह से, में कोई सरकार की तारीफ करने की या आलोचना करने की बात नहीं है, जो ज़मीनी तौर पर हकीकत है वो सामने दिखाई देती। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। और साथ ही अब आप कोई बहाना भी नहीं बना सकते कि आप अपने आप को अपस्किल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप घर बैठे अपने आप को एनरिच कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और नौकरी ढूंढ सकते हैं। रवि, शगुन की बात की, 11 लाख करोड़ रुपए का जो शगुन है, उससे कितनी गति, कितनी शक्ति मिलने वाली है, चाहे वो रेल हो, रोड हो या फिर उड़ान स्कीम हो, इन सबको। और साथ ही इसका वो जो कौन सी कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में भी बहुत चमकेंगी? देखिए, जितना अमाउंट एलोकेट हुआ वो, उसमें भी एक फैक्ट ये भी है कि सिर्फ 11.11 यानी कि 11.11% का इंक्रीमेंट भी था, तो 1 नंबर खत्म नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय देखिए, सरकार ने पीछे, मैंने अभी बजट की बात की थी, मैंने कहा था कि आगे बात करेंगे। आप पूरे 2014 से, मैं 2014 से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद से जो डेवलपमेंट एक अग्रेसिव तरीके से फास्ट ट्रेंड डेवलप होना शुरू हुआ इकोनॉमी में, वो हमें दिखाई देता है। अब आप बजट का एलोकेशन देखिए, मैं एक एक करके आता हूँ। पहला, रेलवे का बजट आज लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। डिफेंस का बजट आज जो है वो 8 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। दूसरी तरफ पूरे बजट का एलोकेशन अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और आपका डिफेंस, इस पे पूरे के पूरे 25% एलोकेशन इस सेगमेंट पे किया जा रहा है। जब किया गया था तो विपक्ष ने इस पे बड़े सवाल भी उठाए थे। आज आपको उपलब्धि, मैं उपलब्धि नहीं बता रहा, ये सब गूगल में जाके चेक करिए, आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। हम यहाँ पर कोई उसकी बात नहीं कर रहे कि सरकार क्या करे, हाँ उसका रिजल्ट क्या है उसकी पैमाइश कर रहे हैं। आप आज इंडिया में अगर हम देखें तो भारत अब इस समय 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस के इक्विपमेंट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। हम एक टाइम पे ये खरीदते थे, ये चेंज आया बजट के लोकेशन से। एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिला, आप कंपनियां देख लीजिए, HAL, BEL, BML, पारस डिफेंस, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली, और जो बजट एलोकेशन हुआ उसकी वजह से कंपनियों ने अपने पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर उसको इंक्रीज़ किया, और आज हम वो चीज़ें बना रहे हैं जो कि दूसरे देशों को ज़रूरत है, और जो विकसित देश हैं उनको भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये चेंज देख सकती हैं। रिसेंट आपको मैं एक और कंपैरिजन यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, कोई भी जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट होता है उसका सीधा इम्पैक्ट हम आम लोगों की लाइफ में आता ही आता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, शायद आप इस चीज़ को समझें। तिरुपति का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि तिरुपति एक ऐसी जगह है जहाँ पर आसपास अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं अभी स्टॉक मार्केट में कंपैरिजन करूँगा। राम मंदिर यहाँ पर बना,
देखिए कुछ भी हो, हम एक तरीके से ये मानते हैं कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हुआ। आज अगर सिर्फ 50 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है, तो आने वाले 10 से 15 सालों में कम से कम ये आंकड़ा 5 करोड़ का पार हो जाएगा। क्यों पार हो जाएगा उसका मैं थॉट कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। पहला कंपैरिजन आप करिए, आपने हरिद्वार देखा है? आज हरिद्वार के आसपास कोई भी रियल एस्टेट में आप इस खरीद नहीं सकते हैं। क्या डेवलपमेंट दिखा? आपके सामने वृंदावन है, क्या डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ के आसपास के हर जगह पे रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है। तो अब 5 पिलर जो इकोनॉमी के होते हैं वो इससे डेवलप होते हैं। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दूसरा FMCG हो गया, तीसरा हॉस्पिटल चेन हो गई, चौथा एजुकेशन हो गया, और जब आदमी ये रहने आता है यानी रियल एस्टेट, तो ये 5 चीज़ें एक तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाती। और आप देखिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ये 5 सेगमेंट ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको सोनिया जी एक बात बताता हूँ, हमने ये कहानियाँ सुनी है ना कि लोग किसी ने इन्फोसिस में या बड़ी कंपनियों में निवेश किया था 1992 में, वो आज 100 करोड़ के मालिक हैं। 100 करोड़ के मालिक आप भी हो सकते हैं अगर आज आप निवेश करेंगे और 40 साल के लिए छोड़ देंगे। यानी आज उस समय अगर किसी ने 10,000 लगाए थे तो वो 100 करोड़ का मालिक है, आज 1 करोड़ लगा कर देखिए और 40 साल बाद आप 100 करोड़ से ऊपर के मालिक होंगे। वो कभी चेंज नहीं होगा, वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ रहेगा। हमें डर लगता है कि ऐसा होता है, तो इकोनॉमी इस तरीके से ग्रो कर रही है जी। और ये जो 1 करोड़ से 100 करोड़ वाली बात है, इसी में शायद वो 2070 तक जो नेट ज़ीरो का लक्ष्य है, और वो जो ग्रीन कंपनीज़ हैं, जो बायो फाउंड्रीज़ हैं, और जो सोलर रूफ्स हैं, ई बसेस हैं, इन सब की अगर कंपनीज़ को देखा जाए तो वो भी ऐसे ही ग्रो करेंगे शरद जी? जी हाँ बिल्कुल। मुझसे जब कोई पूछता है कौन से सेक्टर्स पे बेट किया जाए, तो अभी जो रवि ने सेक्टर्स बताए वो तो मैं नाम लेता ही हूँ। FMCG का बताया उन्होंने, मैं तो डिफेंस पे बहुत बड़ा एक बेट लेके चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम नट बोल्ट, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, नट बोल्ट तक हम मंगाते थे, आज हम हवाई जहाज तेजस जैसा फाइटर जेट बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रीन एनर्जी पे भारत का कमिटमेंट, क्या पूरे दुनिया इस समय मौसम को लेके परेशान है। बारिश नहीं होनी होती हो जाती है, गर्मी नहीं होनी होती हो जाती है, बर्फ़ गिरनी होती है नहीं गिरती है। सबको लेके पूरे दुनिया में ये हलचल मची हुई है कि क्या हम बचेंगे, क्या ये मौसम इतना बदल जाएगा। तो मुझे लग रहा है जो भी कंपनियां, जो भी इंडस्ट्री इस पर काम करेगी, उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल नज़र आता है। सोलर, और प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस दिन उन्होंने सूर्य उदय जो स्कीम की घोषणा करी कि हम 1 करोड़ छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे। अब आप लगा लीजिए जो कंपनीज सोलर पैनल्स में हैं, और कंपनीज लिस्टेड कंपनीज की खाली मैं बात नहीं करता, मैं MSME सेक्टर की भी बात करता हूँ। छोटी कंपनीज जो हैं, जो छोटे छोटे सोलर पैनल्स को सप्लाई करती हैं, विंड एनर्जी से कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जो कनेक्टेड हैं, जो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री ग्रीन होने में हमें मदद कर रही है, ज़ीरो कार्बन होने में मदद कर रही है, उसका फ्यूचर मुझे अनडाउटेडली बहुत ही ब्राइट लगता है। और एक चीज़ और सोनिया जो मेरे ख्याल आपको बहुत रिलेट करेगी, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने या बजट में जो महिलाओं पर फोकस किया है, आधी आबादी हमारी महिला हैं और 23% महिलाएं मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़ी हुई हैं। हालांकि मैं जब ये बात बोलता हूं तो मैं साथ में इस बात को जोड़ देता हूं कि जो 77% नहीं जुड़ी हुई हैं, या तो उसमें कुछ बच्चियां हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं, पर उसमें से ज़्यादातर जो गृहिणियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं जुड़ी हुई, क्योंकि वो ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। वो अगर ना काम करें तो शायद उनके जो शौहर हैं वो जाके दिन भर कमाई नहीं कर सकते हैं, पर डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो 23% हैं। आप सोचिए कि जब ये बाकी की पूरी की पूरी जब जुड़ जाएंगी तो हमारा देश कहाँ तरक्की कर सकता है। तो ये जो बजट में लखपति दीदी की बात की गई, या महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात की गई, ये सारी जब जुड़ेंगी, मैं थोड़ा बाजार से हट के बात कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि बाजार एक ऐसी चीज़ है, और रवि इस बात से एग्री करेंगे कि कोई चीज़ बाजार से सीधा छू जाती है, कोई चीज़ बाजार से ऐसे छूती है जैसे थर्मस को आप बाहर से छुएं तो ऐसा लगता है कुछ अंदर गर्म रखा है या कुछ ठंडा रखा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाजार को बहुत दूर से छूती हैं और धीरे धीरे वो छूती छूती बाजार पे असर करने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि जब इस मुल्क का हर सेक्टर ग्रो करेगा तो बाजार का ग्रो करना स्वाभाविक है, और अगर बाजार का ग्रो करना स्वाभाविक है तो जिस निवेशक ने पैसा लगाया हुआ है उसका पैसा अपने आप बढ़ता रहेगा। सिर्फ बस निवेशक कभी कभी गलती क्या करते हैं कि वो बहुत शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल देते हैं, उनको लगता है कि भाई 2-3 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, ये तो वहीं का वहीं खड़ा है।
तो जब हम लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे तो मुझे ये जितनी बातें हम कर रहे हैं आज, खासकर अभी तक हमने जितनी बातें करी हैं, हमने सब लॉन्ग टर्म की करी हैं कि आने वाले 5 साल 10 साल की हम बात करें। आपने तो 2070 की बात करी, तो अब कुछ लोग कहते हैं भाई तब तक हम रहें ना रहें, इतनी आप लंबी बात कर रहे हैं, पर आपने अगर आज पैसा लगाया है तो आपके बुढ़ापे तक अगर वो पैसा बढ़ के 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाता है तो आपका बुढ़ापा तो अच्छा होगा, प्लस आपके आने वाली जो पुश्तें हैं मुझे लगता है उनको भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा और वो समृद्ध होंगी, वो प्रॉस्पर करेंगी। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि बजट ने इंटरिम होते हुए भी करीब करीब समाज के हर सेक्टर को टच करने की कोशिश करी है। और मुझसे पूछें सोनिया, तो मुझे मेरे बस में होता तो मैं बजट के आखिरी लाइन जो बोलता वो बोलता कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तो फुल फ्लेज बजट आना है। ये इंटरिम बजट में आपको इतना कुछ सुनने को मिला, तो आपको जुलाई में तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा खजाना खुलने वाला है। उस समय ये सरकार अपनी विजन देगी कि अगले 5 साल में हम कहाँ जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी दिया है, पर मुझे लग रहा है बहुत ठोस तरीके से, सॉलिड तरीके से आपको पॉलिसीज देखने को मिलेंगी। जी, लेकिन एक चीज़ जहाँ पर थोड़ी सी कमी रह जाती है वो बार बार आके सेमीकंडक्टर पे रुक जाती है रवि। जैसे ताइवान हो या जापान हो, जो सेमीकंडक्टर वाली टैलेंट है वो इंडिया में डेवलप नहीं हो पा रहा है। फैक्ट्रीज़ बनाना आसान नहीं है उसका, वो डिफरेंट एक एंगल है, लेकिन फिर भी चाइना का ऑल्टरनेटिव भारत बनना वो सब नहीं हो पाया। अभी इन्होंने बोला कि R&D में 1 करोड़ ब्याज मुक्त कर्ज भी दिए जाएंगे, उन सब से कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए सोनिया जी, एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। एक बात जो हम लोग अभी जैसे चूँकि फ्यूचर हम देख रहे हैं बजट के एलोकेशन के बाद से, एक और मुद्दा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अयोध्या की बात कर रहा था जिसमें हमने राम मंदिर की बात की, और एक पार्टी जो इन्होंने कही कि अभी पार्टी शुरू हुई है, आप देखिए अब मस्जिद का भी वहाँ पर बात चल रही है और उससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे ख़त्म होता है, अगला की तैयारी आपको करनी, यानी पिक्चर अभी बाकी है। दूसरा, आपने जैसे बात करी MSME की, सेमीकंडक्टर की, देखिए आज भारत ने एक इमेज ये क्रिएट कर दी है कि अब चाइना का दूसरा ऑप्शन भारत है, और ये इमेज जैसे ही क्रिएट हुई, वर्ल्ड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इस चीज़ को मानना शुरू कर दिया। अब भारत में डेवलपमेंट के लिए PMI स्कीम्स हैं। MSME सेक्टर को अगर आप देखिए तो इस समय मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिसमें कि 10 लाख करोड़ रुपए का करीब MSME और NBFC सेक्टर ग्रो पूरी की पूरी मार्केट वैल्यूएशन है। और आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में लगभग 8 से 10 ऐसी कंपनीज जिन्होंने कि NBFC में नए झंडे गाड़े हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो 30% से ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ कंपनीज के अगर नाम लूँगा तो आप देखेंगे कि जाके आप NBFC में देखिए कि उनकी ग्रोथ बहुत अग्रेसिव तरीके से हो रही है। और उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? पब्लिक में पैसा आ रहा है, सरकार का पैसा, बैंक का पैसा। जो लोग बैंक से पैसा लेने के लिए जाते हैं और बहुत से चैलेंजेस फेस करने होते हैं तो NBFCs के थ्रू लेते हैं, और उसका जो अब इम्पैक्ट होगा वो आप जो फैक्ट्रीज डालने में कि कौन उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। जो छोटी फैक्ट्रीज डालते हैं जिनको कि 15-20 लाख 25 लाख रुपए लिया, फैक्ट्री डाली और प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया, तो इसका बढ़ावा बहुत दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 5 साल तक टैक्स बेनिफिट, जो कि सर खुद ही बताएंगे आपको। दूसरा, आपको इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि नींव अगर आज डाली गई है तो आने वाले 1 साल 2 साल में हम इंडिपेंडेंटली उतना हम डेवलप कर लेंगे मार्केट को कि हम सेमीकंडक्टर वाले इश्यूज़ को काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएंगे। और कंपनियों ने अग्रेसिव तरीके से दिखाया। मैं इसका एक रेशियो आपको दिखाता हूँ, याद दिलाता हूँ। जब 2000 में कंप्यूटर आने शुरू हुए थे तो उस समय किसी ने कंप्यूटर का भविष्य इतना नहीं सोचा होगा। आज बदलाव आता जा रहा है, पहले कंप्यूटर, फिर लैपटॉप, फिर टैब, फिर मोबाइल। तो ये जनरेशन चेंजेस है। आप अगर बाहर बैठे हुए सिर्फ देख रहे हैं तो शायद आप बहुत चीज़ें मिस कर रहे हैं। तो बेटर है कि आप उनमें पार्टिसिपेट करें। यानी कि जैसा अभी इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी, पावर की डिमांड हमारी कभी कम नहीं होगी। अब आप पावर सेक्टर को अगर आप छोड़ देते हैं, ग्रीन एनर्जी हो चाहे सोलर एनर्जी, सब पावर ही देते हैं। आज आप रेवोल्यूशनरी कदम देखिए किसमें, आपने ई-व्हीकल्स देखने शुरू कर दिए। आज पूरे विश्व में ई-व्हीकल की तरफ सब भाग रहे हैं, कार्बन फ्री कर रहे हैं और ई-व्हीकल में जा रहे हैं। यानी कि अब बैटरीज के यूज़ और मेटल्स का उसमें यूज़, इन सब के बहुत ज़्यादा यूजेस बढ़ेंगे। तो ये सेक्टर तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में ऐसे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। और
और साथ ही आई एम श्योर शरद जी भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इस सब पर, R&D पर खासकर। और साथ ही यहाँ पर अगर बोरोइंग्स की बात की जाए तो सरकार ने कहा है कि हम अपनी बोरोइंग्स कम करेंगे, विच मीन्स कि ज़्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट में और आप उधार ले सकते हैं। जी हाँ, पहले मैं सेमीकंडक्टर में आप चाहते हैं कि मैं जोड़ूं, मैं ज़रूर उसको फैब यूनिट हम बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव यूनिट होता है, यानी कि उसमें बहुत पैसा लगता है फैक्ट्री लगाने में। और शायद कम लोग जानते होंगे कि सेमीकंडक्टर बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री नहीं है। उसको पानी बहुत चाहिए होता है और उसका जो वेस्ट निकलता है वो भी बहुत है, और हाईली स्किल्ड मैन पावर चाहिए होती है। तो मुझे लग रहा है TSMC जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा उसके पास है। बिल्कुल वहाँ हमारे यहाँ 2-3 इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर अनाउंस हुई हैं जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। मुझे लग रहा है आने वाले 1-2 साल में हम इसमें आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस हमें आ जाएगी। हमें जो दुनिया की तरफ देखना पड़ता है, आपको याद होगा कोविड में हमें लैपटॉप्स, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स की दिक्कत आ गई थी क्योंकि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। कार्स के लंबी वेटिंग हो गई थी। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आने वाला है। और ये जो सरकार ने कदम उठाया, सरकारी और पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिला के वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो R&D में ये जो नारा लगा था, मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम, जय जवान जय किसान। फिर उसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा और प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान जोड़ा। पहली दफ़े सोनिया ऐसा हुआ है इंडिया में, क्योंकि इंडिया पे बार बार ये इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि आप लोग R&D पे खर्च नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जितना ये सारी स्किल देखने को मिलती है, हम स्पेस में चले गए, हमने कोविड वैक्सीन खुद बना ली, हमने IT सेक्टर में इतनी प्रोग्रेस करी, ये अभी बिना R&D में एलोकेशन इतना हुए हम इतने ऊपर मुकाम पर पहुँच गए। आप सोचिए कि जब ये 1 लाख करोड़ जो 50 साल का लोन दिया जा रहा है और आसान किस्तों पर दिया जा रहा है और उसको ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। आप सोचिए कि जब ये पैसा हमारे यूथ के हाथ में आएगा और वो इसको रिसर्च में लगाएंगे तो क्या उसका अंजाम होगा, आप समझ सकते हैं कि कहाँ हम पहुँच जाएंगे। अभी तो हमारा R&D एलोकेशन बहुत ही थोड़ा है, तब ये हाल है। और जब ये पैसा आसानी से लोगों के हाथ में आएगा, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन होने वाला है। और जो बात रवि ने कही सोनिया, उस पर मैं ज़रूर उसमें जोड़ना चाहूँगा। देखिए, जब स्मार्टफोन यहाँ आए थे तो कुछ लोगों के, इन्होंने अभी कंप्यूटर का 2000 का एग्जाम्पल दिया, हम सोचते थे कंप्यूटर कुछ लोगों के घरों में रह के ले जाएगा, तो इतनी महंगी चीज़ है, इसको कौन इस्तेमाल करेगा। आज आपकी जेब में वो पहुंच चुका है। ऐसे स्मार्टफोन जब आए थे तो कुछ लोगों के हाथ में होते थे, बोले भाई ये तो अमीरों का चोचला है, भाई हमारा तो वो बटन वाला फ़ोन ही ठीक है। आज वो स्मार्टफोन हर हाथ में पहुंच गया है, छोटे छोटे रेडी वाले, ठेले वाले उसको लेके। यही हाल सोनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है। और इलेक्ट्रिक, अभी आज आपको कीमतें ज़्यादा दिख रही हैं, धीरे धीरे कीमतें नीचे आ रही हैं, गाड़ी की जो चार्जिंग का टाइम है वो घट रहा है, गाड़ी की रनिंग ज़्यादा बढ़ रही है। और मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द, और होता क्या है कि टेक्नोलॉजी में एक बहुत खास बात है, खास बात यह है कि बहुत तेज़ रफ्तार से उसमें बदलाव आता है। हमको लगता है कि अभी तो दिल्ली दूर है, पर ऐसा है नहीं। आप देखेंगे अगले 2-3 साल में एकदम से इतना चेंज आएगा, वो ट्रिगर पॉइंट हम उसको कहते हैं, जिससे एकदम सारा कुछ बदल जाएगा। तो जो भी लोग इन्वेस्ट करने का आज सोच रहे हैं, मैं अपनी बात को आपसे माफ़ी मांगते हुए दोहराना चाहूँगा, वो अगर इन सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं तो अगर उन्होंने, मैं ये भी कह दूँ साथ में, और रवि इस बात को सहमत होंगे नहीं होंगे मैं नहीं जानता, कि अगर उन्होंने 10 साल का फ्रेम रखा है कि 10 साल में मेरा 1 लाख रुपया मान लीजिए 10 लाख हो जाएगा, मुझे लगता है वो पीरियड 10 साल नहीं होगा, वो पीरियड शायद 3-4 साल में ही काम आपका हो जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। ये स्टॉक मार्केट का कमाल तो है ही है, पर टेक्नोलॉजी का कमाल है कि वो इतनी जल्दी करवट बदलती है कि आपको उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो रिसर्च IT सेक्टर में भारत का ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है सोनिया दुनिया में। और अब तो भारत स्पेस में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, मेडिकल टूरिज्म देश में कितना बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है जहाँ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रोल आता है वहाँ पर इस वक्त बहुत बड़ा एक इन्वेस्ट करने का, क्योंकि हमारी फोकस इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, तो मैं सब चीज़ों को घुमा के इन्वेस्टर के पास पहुँचा देता हूँ। तो आपके पास अगर R&D का इन्वेस्ट करने का कोई भी मौका मिल रहा है किसी भी सेक्टर में जहाँ रिसर्च है, वहाँ पर आंख पर पट्टी बांधकर आप पैसा लगा सकते हैं। पर शर्त यह है कि जो इन्वेस्टमेंट का पैसा उसको मिला है उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रहा हो, ये ना हो कि उसका गलत इस्तेमाल हो जाए या वो पैसा बर्बाद हो जाए, फिर वो स्टॉक, ना तो स्टॉक बढ़ेगा ना सेक्टर बढ़ेगा। तो अगर आप सोच समझ के कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है R&D एक बहुत बड़ा एरिया बन के निकल रहा है। जी, और रवि आपने कहा था कि PSU के जो स्टॉक्स हैं वो बस ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं,
तो ये रफ्तार क्या ऐसे ही रहेगी? और क्या यही एक वजह है कि जो नरेंद्र मोदी ने बोला था कि PSU में पैसा लगाइए और देखिए चाहे डिफेंस सेक्टर हो चाहे बैंक्स हो सब ऊपर जाएंगे, तो क्या कब तक रहेगी ये तेजी? देखिए, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ उन्होंने LIC को तो ऊपर उठा ही दिया, क्योंकि LIC में हमारे बहुत से लोगों ने निवेश किया था। 930 रुपये का IPO आया था, आज उसकी वैल्यू 1150 रुपये है। तो कहीं ना कहीं से लगा, समय लगा, लेकिन प्रॉफिट में आ गए। नुकसान आपका रिकवर हो गया, आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ गए, रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। अब PSU में देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप तेजी 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 ही देखते रहेंगे। कई बार ऐसा होगा, देखिए ये एक मोमेंटम है। मोमेंटम इस तरीके का है कि जब 100 लोग तेजी के लिए देखते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर 30-35 लोग जो है मंदी के लिए भी देखते हैं। तो स्टॉक मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे करके ऊपर और नीचे करके चलता है। यानी कि अगर 10 कदम आगे जा रहा है तो वो 3-4 कदम पीछे भी आएगा। हम क्या कोशिश करते हैं एज अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, ये कोशिश करते हैं कि हम पब्लिक को जब वो 3-4 कदम पीछे आता है तो वहाँ पर लोगों को चढ़ा दें, जिससे कि वो 10 कदम की दूरी आगे आसानी से तय कर पाएँ। अब इस समय स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े इवेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। आज एक इवेंट के हिसाब से देखें तो बजट और RBI निकल चुका। अब आता है आपका इलेक्शन, और इलेक्शन से के बाद फिर आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस और इनका एक इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो इलेक्शन से पहले की तैयारी में एक बार 2 कदम मार्केट को पीछे आना चाहिए, ये मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन उस 2 कदम पे अगर आपने चढ़ाई नहीं करी तो आप शायद अगला जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो शायद आप उस चढ़ने लायक नहीं होंगे, या फिर आपकी ट्रेन इतनी तेज़ी से आपके सामने से निकलेगी कि आप उसमें हाथ रखना भी नहीं चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, भरोसा रखिए, PSU से लेकर बैंकिंग से लेकर के पावर, ये सेक्टर्स को चढ़ना शुरू कर दीजिए। और SIP अगर जो लोग करते हैं, खासतौर से SIP म्यूचुअल फंड करते हैं, इस तरीके के सेगमेंट, इस तरीके के स्टॉक्स पर फोकस रखें, भरोसा रखिए। और जो भी पैसा इन्वेस्ट करिए स्टॉक मार्केट में, अभी ये मान के चलिए कि आपको 1 साल, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट जब तक आएगा तभी तक, वैसे 1 साल में बहुत लंबा पीरियड इस समय बोल रहा हूँ शॉर्टर पीरियड इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आने वाले 6-8 महीने में आपको यहाँ पर 30-35% की रैली दिख सकती है। जी, और साथ ही बना के रखिए, उनको जल्दी निकालिए नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए। शरद जी, अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनेंगे, इसका भी ऐलान हुआ। तो अब कौन से ऐसे एंसिलरी सेक्टर्स हैं, चाहे वो सीमेंट के हों या फिर एम्प्लॉयमेंट भी एक तरह से देखा जाए तो बढ़ेगी इन सबको देख के? बहुत आसान है सोनिया इसका एनालिसिस करना। आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करिए, अपने घर में खड़े हो जाइए बाहर और इमेजिन करिए कि इस घर को बढ़ाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई और किन किन लोगों ने यहाँ रोल प्ले किया। तो आप, जहाँ तक नौकरी की बात थी वो तो दूसरे वाले हिस्से से जवाब मिल गया। अब बात आई पहले वाले की, तो क्या आपके दिमाग में क्या आएगा? आपने एक तो बोला सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, सैनिटरी वेयर हो गया, टाइल्स हो गई, पेंट हो गया, जितना भी सामान घर बनाने में लगा, लकड़ी का सामान हो गया, फर्नीचर हो गया, मुझे लग रहा है फिटिंग्स हो गई, जो भी सामान घर बनाने में लगा, आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि कौन सी अच्छी कंपनी, अच्छी को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूँ, कौन सी अच्छी कंपनी इस चीज़ को बनाने में मशरूफ़ है। बस आपने उसको उठा लेना है और उसके स्टॉक की, देखिए जब भी कोई स्टॉक उठाएं तो हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसकी PE क्या है, उसके प्रमोटर्स कौन है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है, उसकी ऑर्डर बुक कैसी है, वगैरह वगैरह, जो चीज़ें हम कई बार पैसा बोलता है में इसका जिक्र कर चुके हैं। ये सब चीज़ें ज़रूर देख लें, पर वो आइटम अगर आपको दिख रही है घर बनाने वाली, तो मुझे लग रहा है उस पर आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, क्योंकि 2 करोड़ घर बोलने में बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर जब बनाने पे आते हैं तो कितना उसमें सीमेंट लगेगा, कितना स्टील लगेगा। और यहाँ तो सोनिया, मैं उस दिन किसी सेमिनार में बोल रहा था कि MSME सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब तो जो PSUs हैं उनको भी कहा गया है कि आप अपना 75% सामान जो है MSME से खरीदिए। और PSUs की बात आई तो जो रवि ने कहा, मैं उसमें और कुछ चीज़ें जोड़ दूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब PSU का नाम लिया तो देखिए PSU का मालिक कौन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU का फुल फॉर्म, उसकी मालकियत ज़्यादातर सरकार के पास है। तो अगर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है PSU के बारे में अच्छी, तो ऐसा है कि प्रोमोटर खुद बोल रहे हैं कि भाई ये कंपनी अच्छी है। और हम तो PSUs में नवरत्न की बात करते थे, तो जब नवरत्न की बात कर PSUs में बस यही था कि वो ऐसा एक हीरा था जिसको लोगों ने पहचाना नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हीरे की आपको पहचान बता दी कि देखिए हीरा रखा है, आप पहचानना चाहें पहचान लीजिए, नहीं पहचाने इसकी वैल्यू, उसको हम स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते हैं कि उसकी वैल्यू को अनलॉक करना है। और जैसे जैसे सरकार इसमें से विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे जैसे सरकार निकल रही है
और इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। हालांकि वो उसकी रफ्तार कभी तेज़ कभी स्लो होती रहती है, पर जब तक वो सरकार के हाथ में है तो मुझे लग रहा है सरकार ही इस पोजीशन में है कमेंट करने के कि ये PSU अच्छा है निवेश करने के लिए या अच्छा नहीं है। तो एक इंग्लिश में बोलते हैं हम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर किसी क्षेत्र की बात करी तो आई थिंक इट इज़ फ्रॉम हॉर्सेस माउथ कि ये तो आपको सीधा वहीं से पता लग गया, जो लोग कंपनी को चला रहे हैं, जो पूरा सिस्टम चला रहा है। तो मुझे लग रहा है कि PSU में बिल्कुल रवि की बात से मैं सहमत हूँ, अभी भी बहुत कुछ इसमें से जूस निकलना बाकी है। और पर इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखे, मैंने कुछ लोगों ने बहुत शॉर्ट टर्म व्यू रखा और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको कुछ खास मूवमेंट दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा इसमें तो कुछ खास मूवमेंट है नहीं। पर लॉन्ग टर्म जिन्होंने रखा है उन्होंने पिछले दो साल के अंदर PSUs में बहुत बड़ा करिश्मा एक होते हुए देखा है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा इसमें कमाया है। मैं भी जानती हूं किसी को जिन्होंने HAL लिया था 200 में और आज देखिए वो 3100 के करीब। चलिए आपने एग्जाम्पल दिया तो फिर मैंने सोचा मैं एग्जाम्पल देखने से अपने आप को रोक रहा था। मेरे से कोई चलते फिरते किसी ने पूछा 2 साल पहले कि साहब कोई PSU का स्टॉक सस्ता वाला बता दीजिए रवि, तो मैंने उनको ऐसे ही चलते चलते मैंने कहा ऐसा करिए, एक वो रेलवे की एक कंपनी है, वो रेलवे के एसेट्स होते हैं इधर उधर स्टेशन पे पड़े हुए, उसकी मालकियत है रेल विकास निगम लिमिटेड उसका नाम है। उस समय 27-28 रुपए का स्टॉक होता था, 2 साल पहले की बात है। वो कहते हैं तो 27-28 रुपए का इसकी क्या वैल्यू होगी, आज वो मेरे ख्याल 300 रुपए के आसपास है और 10 गुना से भी ज़्यादा 2 साल के अंदर। अच्छा उन्होंने भी बात मेरी मान के, ये शायद देखिए मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को ये मोटिवेट करेगा। उन्होंने क्या किया कि सीधा 60,000 शेयर उठा के लगा दी। उनके पास जो बचत थी उस टाइम सारी की सारी, तो बल्कि बाद में मुझे मिले, मैंने कहा आपने ये क्या किया, आपने इतने पे कहते हैं मैं जो लेता हूँ कम नहीं लेता हूँ, मैं ज़्यादा लेता हूँ पर मैं लंबा लेता हूँ। आप मानेंगे उनका कुछ लाख का इन्वेस्टमेंट आज 1.5-2 करोड़ रुपए का हो गया है 2 साल के अंदर अंदर। तो मैंने तो उनसे बल्कि एक पार्टी भी मांग ली, मैंने कहा यार कोई लड्डू बड्डू तो मिलना चाहिए, इतनी बड़ी रिकमेंडेशन आपको दे दी। तो ये जादू होता है PSUs का कि अगर उसमें वैल्यू बाकी है, जूस बाकी है, तो कैसे वो जूस आप निकाल सकते हैं। मुझे लगता है ये एग्जाम्पल्स आपको इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो रेलवे कॉरिडोर बनने की बात हुई है 3, क्या लगता है जो रेल स्टॉक्स हैं इन पर दाव लगाया जा सकता है अभी भी, या अभी ट्रेन छूट चुकी है स्टेशन से? नहीं देखिए, ट्रेन छूटती है स्टेशन से, थोड़ी आप आगे पकड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक उस स्टेशन को मिस करके दूसरे स्टेशन से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी चाहे RVNL हो, IRFC हो, टेक्स रेल हो, इंफ्रा हो, राइट्स है, ये सब ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें कि अभी आपको अच्छी खासी रैली दिख चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका भविष्य, अगर बैंक की FD में पैसा रखा है तो ज़्यादा बेटर है कि आप इन कंपनीज में पैसा डाल दीजिए। बैंक की FD का इन्फ्लेशन ही सिर्फ मिलेगा, यहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी, यही मिल सकता है जी। और अगर कंपेयर करें म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जिसको नॉलेज नहीं है उसको बिल्कुल म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। लेकिन मैं हर बार एक क्रैक बताता हूँ, और अगर आप म्यूचुअल फंड की नॉलेज को बहुत नहीं रखते हैं या स्टॉक मार्केट की नॉलेज को नहीं रखते तो आप म्यूचुअल फंड खरीद दीजिए। और अगर थोड़ी एक्सरसाइज अपने घर के बच्चों को देना चाहते हैं तो जो म्यूचुअल फंड है उसके कंपोनेंट को आप अपने जो भी आपके घर में पढ़े हैं, जो बच्चे हैं जो 8th क्लास 9th क्लास में, उनको एक एक्सरसाइज दीजिए। उन म्यूचुअल फंड के कंपोनेंट को नोट करिए, परसेंटेज निकालिए और उन्हीं में डायरेक्टली खुद निवेश कर लीजिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड से में निवेश करने का तो फायदा है ही है, लेकिन डायरेक्ट निवेश करने का फायदा यह है कि आपको स्प्लिट, बोनस और खास तौर से डिविडेंड आपको अलग से मिलता है, और लर्निंग भी। जी बिल्कुल जी। शरद जी, मनरेगा हो या PMK हो, इसके भी एलोकेशन बढ़ाए गए हैं। इसका सेविंग्स पर और कंजम्पशन पर जो ये साइकिल है उस पर कितना असर पड़ेगा और किन किन कंपनियों को फ़ायदा होगा? बिल्कुल, देखिए जेब में जब आवाम के पैसा जाता है तो वो पैसा, उस पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप पैसे कोई घर की ज़रूरत की चीज़ होगी वो ले लेंगे। आपने PM किसान की बात करी। PM किसान, अब जब किसानों के पास पैसा आना शुरू हुआ, 2,000 रुपये हर 4 महीने में, 6,000 रुपये साल का आया, तो अब उनको या तो वो बीज लेगा या वो अपने कुछ खेती बाड़ी का सामान उसको चाहिए वो लेगा। और अगर उसके पास ये सब है भी तो फिर वो क्या करेगा, वो उसको बैंक में रखेगा, उसको जाके कुछ खरीद लेगा। भाई मुझे घर में एक TV चाहिए, एक जूसर चाहिए, हमारे घर में माइक्रोवेव नहीं है, वगैरह वगैरह। आजकल तो गांव शहर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया इस मामले में। तो ये सीधा सीधा जेब में पैसा आने का मतलब है कि आप कंजम्पशन को बूस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है 55 से 60% कंजम्पशन ड्रिवन है। तो एक कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी में आवाम की जेब में जैसा ही पैसे आएगा वो सीधा दुकान की तरफ भागेगा। उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरतें तो हज़ार होती हैं, आपको कुछ ना कुछ चाहिए हर वक्त। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पैसा लोगों की जेब में, चाहे वो मनरेगा के रूट से आए, चाहे वो PM किसान रूट से आए,
जैसे ही जेब में पैसा आएगा तो इसमें भी अगर हम वापस घूम के स्टॉक मार्केट पे आए तो एफएमसीजी सेक्टर जो है वो ऐसा इन्होंने पिलर बताया, उसको मैं भी इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि एफएमसीजी में इतना, आज आप किसी दुकान में घुस जाएं तो आपको रंग बिरंगे इतने पैकेट दिखाई देंगे कि आपको कुछ नहीं भी लेना होगा तो कुछ ना कुछ आप वहाँ से लेके निकलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और सीधा सीधा ये तारुक रखता है लोगों की आमदनी से, लोगों की इनकम से। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उससे लोग खर्च करेंगे, सेविंग्स भी बढ़ेंगी और इनकम भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी, सेविंग्स भी बढ़ेगी। तो ये दोनों की तरफ इशारा करता है। और अगर कंजम्पशन बढ़ती है सोनिया, अब ये गाड़ी यहीं आकर रुकती नहीं है, कंजम्पशन बढ़ती है तो जिस कंपनी से वो सामान आ रहा है उसकी सेल बढ़ती है, उस कंपनी की सेल बढ़ती है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, वो डिविडेंड और देती है, उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ती है, प्लस जिस कंपनी में सामान बन रहा है वहाँ और लोगों को नौकरी मिलती है, उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एक्सपैंड होती है। देखिए अर्थव्यवस्था के 5 इंजन्स होते हैं। मैं आज इस पे डीडी उर्दू के दर्शकों के लिए बता दूं, नोट करके रखिएगा, आप कागज़ पेन लेके कौन से 5 उसके वो होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि सरकार जब खर्च करती है, बल्कि 4 होते हैं, चलिए 5वां मैं अभी नहीं नाम लेता, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। दूसरा होता है प्राइवेट स्पेंडिंग, प्राइवेट स्पेंडिंग होती है जो आम इंडस्ट्रियलिस्ट नई इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाता है। तीसरा होता है प्राइवेट कंजम्पशन, जिसकी हमने अभी जिक्र करी, और चौथा होता है एक्सपोर्ट। मैंने अभी 4 लिए, 5वां कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। तो ये चारों के चारों इंजन जब फायर करेंगे, जिसमें प्राइवेट कंजम्पशन और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन दोनों इंजन्स हैं, ये इंजन जब फायर करेंगे तो ना केवल इकोनॉमी को फायदा होता है बल्कि मार्केट्स को और लोगों को भी सीधा सीधा इसका फायदा मिलता है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे। आपने एक्सपोर्ट की बात की तो रवि, जैसे PLI स्कीम्स हैं, उनका अभी तक कितना फ़ायदा हो रहा है और अब उनको बढ़ाया भी गया है PLI स्कीम को। साथ ही IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में 6200 करोड़ करीब एलोकेशन 1.5 गुना ज़्यादा कर दिया गया है। क्या IT सेक्टर अब उठेगा? देखिए IT सेक्टर तो उठेगा, लेकिन आपको डोमेस्टिक कंपनियां यहाँ पर ज़्यादा ग्रो करती हुई नजर आएगी। और अगले 2-3 क्वार्टर की बात करें तो मुझे लगता है दिग्गज, कई बार ऐसा होता है ना, जो बहुत बड़े होते हैं उनको थोड़ा सा उनसे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उनके खर्चों को हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस समय जैसे आप दिग्गज में देखिए तो इन्फोसिस है, आपका टेक महिंद्रा है और साथ ही विप्रो है, इन सब काउंटर से थोड़ी दूरी बना लीजिए। लेकिन अब इसी के उल्टे में आप देखिए छोटी कंपनी साइंट है, TCS कंपनी है जो कि डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रही है, आप देखिए उन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बहुत बढ़िया है, उनको आप फोकस करके चल सकते हैं। तो आने वाले 2-3 क्वार्टर में IT सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा आपको ठहराव सा दिखाई दे सकता है। लेकिन जो आपने मेन इंपॉर्टेंट बात करी कि सरकार की PLI स्कीम्स या इनका जो फ़ायदा मिल रहा है, इनमें अगर जाते हैं, जैसे आप अब एक्सपोर्ट के ऊपर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर से डेवलपमेंट दिखाई देता है, क्योंकि आप कोचिंग शिपयार्ड, एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज, इनको देखिए, उनमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ है कि आप जब अब चूंकि हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ 18% से ऊपर है और आज हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे दाल हो चाहे चावल हो। अभी सरकार ने एक बहुत बढ़िया स्कीम लॉन्च करी जिसमें 29 रुपये किलो भारत चावल दे रहे हैं। तो खाने के सारे इंतज़ाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक एग्जांपल से देखिए कि इस समय वेयर हाउसेस की जो सिचुएशन है वो हमारी एक तरीके से कहा जाए कि एक नए आयाम चाहती है, नए तरीके के डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कोल्ड स्टोरेज पे, क्योंकि हमारा जितना पैदावार होता है उसका 30 से 33% वेस्ट में चला जाता है। आप सोचिए अगर वो 33% ही हमने रोक लिया तो हम कहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें अभी बहुत काम बाकी है और सरकार का डे बाय डे फोकस इनकी तरफ जा रहा है, जिसका फ़ायदा आम आदमियों को धीरे धीरे मिलेगा। जी, एक एक करके सब सेक्टर्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, वेयर हाउसिंग को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी रहेगा। शरद जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे चाहूँगी कि इंटरिम बजट का बाजार पर किस तरह का असर? देखिए, जब बजट जिस दिन आया था उस दिन बाज़ार थोड़ा सा उसको समझ नहीं पाया था और मुझे लगता है बाज़ार को थोड़ा सा वक्त लगता है। बाज़ार में बहुत तरीके के ऑपरेटर्स हैं, उनको वक्त लगा और अगले दिन आपने देखा बाज़ार। तो मुझे लग रहा है बजट इशारा कर रहा है कि ये इकॉनमी आगे बढ़ने वाली है, ये इकॉनमी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है और ये इकॉनमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। तो मुझे लग रहा है जब बजट ऐसा इशारा करता है तो इसमें बाज़ार लोकल रीजंस की वजह से कम नहीं गिरेगा। मुझे लगता है बाज़ार अगर गिरेगा तो इस समय जियोपॉलिटिकल रीजंस थोड़े से बहुत फेवरेबल नहीं है। दुनिया भर में थोड़ी सी हमें गफलत नज़र आ रही है। आप जाएं वेस्ट एशिया में देखिए, रशिया यूक्रेन का देखिए, आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में टेंशन बिल्ड हो रही है। तो ये जो जगह जगह थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हमें होते दिख रहे हैं,
अगर ये बढ़ते हैं तो कहीं शायद बाजार इस पर रिएक्ट करे। पर ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ और पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारे इंटरनल जो रीजंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, कम से कम उसकी वजह से बाजार नहीं करेगा। एक करेक्शन छोटी मोटी बाजार में आती रहेगी, वो बाजार नाम ही उतार चढ़ाव का है। अगर एक ही डायरेक्शन में जाए तो मैं उसको बाजार ही नहीं कहता हूँ। तो उतार चढ़ाव होंगे, पर प्रिंसिपली और फंडामेंटली हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री इस समय बहुत अच्छे मुकाम पर खड़ी है और यहाँ से आगे बहुत अच्छा है। पर निवेशकों के लिए एक राय ये है जाते जाते कि आप अलर्ट रहिए, आप सतर्क रहिए, आप होशियार रहिए, क्योंकि मार्केट में भाव से इन्वेस्ट ना करिए, अंदर कोई आवेश में आके या इमोशन से इन्वेस्ट मत करिए, सोच समझ कर करिए, किसी की गाइडेंस में करिए और जब जब मार्केट नीचे जाए उसको करिए और एसआईपी के जरिए करिए। एसआईपी खाली म्यूचुअल फंड से मेरा मतलब नहीं था, एसआईपी मतलब आप मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा पैसा रेगुलर तौर पर लगा सकते हैं। जी रवि, आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? देखिए, स्टॉक मार्केट का मैं चूँकि लेवल्स लोगों को ज़्यादा याद होते हैं, सेंसेक्स का आपने नाम सुना है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बजट आया है, सरकार आगे जो कंटिन्यू करेगी उसमें हम 1 लाख का आंकड़ा, मैं आज डीडी उर्दू के मंच पे ये बोल रहा हूँ, आप देखिएगा हम जल्द ही 1 लाख का आंकड़ा सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो 25,000 के आंकड़े को छूते हुए नजर आएंगे। समय लगेगा लेकिन ग्रोथ जारी रहेगी। ये तो रवि के मुंह में हम मिठाई की दुकान कह सकते हैं बिल्कुल, घी शक्कर की बजाय। और यानी कि जो विजन हमको दिया गया है कि 2047 तक बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री भारत बन जाए, तो लग रहा है कि हमारा जो शेयर बाजार है वो भी नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए। तो इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए, ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।